नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है निशा अठवाड़। मैं महर्षि दयानंद माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा हूं और फिलहाल मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूं। आज मैं आप सभी के सामने उदारवादी, रेडिकल्स तथा रूढ़िवादी लोगों की विचारधाराओं में अंतर बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब फ्रांस में क्रांति होती है उस दौरान फ्रांस का जो समाज होता है वो 3 प्रकार के वर्गों में बटा होता है, जो होते हैं प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग तथा तृतीय वर्ग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम वर्ग में वो लोग होते हैं जो चर्च से जुड़े होते हैं, अर्थात पादरी वर्ग होता है ये। द्वितीय वर्ग में जो होते हैं वो कुलीन लोग होते हैं, राजशाही लोग होते हैं, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज परिवार, राजा तथा राजा की सेना तथा कुछ कुलीन वर्ग जो होते हैं वो द्वितीय वर्ग में आते हैं। तथा तृतीय वर्ग में जन सामान्य लोग होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि वकील, डॉक्टर्स, शिक्षक हो गया, उसके बाद में मजदूर, किसान, ऐसे जो लोग थे वो फ्रांस में तृतीय वर्ग में आते थे। अब फ्रांसीसी समाज में एक कह सकते हैं कि कानून था, या फिर एक प्रकार की जो धारणा थी या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार का कानून ही था कि जो फ्रांसीसी जो सरकार थी या फिर कह सकते हैं राजा जो था वो केवल तृतीय वर्ग से ही कर लेता था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो जनसामान्य था फ्रांस में वो सारे के सारे कर चुका था तथा प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग बैठकर सिर्फ उनके चुकाए हुए करों पर ऐश करते थे। ये फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस के लोगों ने राजतंत्र को उखाड़कर फेंक दिया और अपने देश में एक संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित करने में वे लोग पूरी तरह से समर्थ हुए या फिर हम कह सकते हैं सफल हुए। तो जब फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित हुआ तो यूरोप के अन्य देशों के लोगों में भी ये भावना जागृत हुई, या फिर कह सकते हैं कि चिंगारी उठी कि हमारे देश में भी सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होने चाहिए, या फिर जो हमारी सरकार है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे फ्रांस के लोगों ने क्रांति कर अपने देश में परिवर्तन लाया है, उसी प्रकार हम भी अपने देश में क्रांति कर परिवर्तन ला सकते हैं। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर यूरोप में 3 प्रकार की प्रमुख विचारधाराओं के लोग जो थे वो आपस में बटे हुए थे। मैं कह रही हूँ कि जो यूरोप में जो लोग थे उनमें 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रमुख थी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की विचारधाराओं में सबसे पहले आते थे उदारवादी, दूसरे नंबर पे थे रेडिकल्स तथा तीसरे नंबर पर थे रूढ़िवादी। उदारवादी लोग कौन थे? उदारवादी लोग वो थे जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि उदारवादी, रेडिकल्स तथा रूढ़िवादी तीनों ही लोग समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो उदारवादी ऐसे लोग थे जो समाज में परिवर्तन चाहते थे, परंतु धीरे धीरे। वो नहीं चाहते थे कि केवल कल जैसे आज निर्णय हुआ कि हम परिवर्तन करेंगे और कल सारी चीज़ों को उखाड़ कर फेंक दिया जाए और एक नई व्यवस्था लागू की जाए। नहीं, उदारवादी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हो। दूसरा, वो ये भी चाहते थे कि हमारे समाज में यानी यूरोपीय देशों के समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार से व्यक्ति को भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार से व्यक्ति की जो मूल अधिकार होते हैं उनका हनन ना हो। वो चाहते थे कि व्यक्ति को उसके मूल अधिकार दिए जाएं जिसका हनन कोई भी ना कर सके। दूसरा जो था वो निजी संपत्ति के भी विरोधी थे, यानी उस समय के दौरान यूरोप में कह सकते हैं या फिर हम रूस में कह सकते हैं कि जो संपत्ति थी वो कुछ बड़े बड़े लोगों के पास जो थी वो ज़्यादा थी, और जो गरीब लोग थे वो सिर्फ उनके यहाँ काम करते थे। तो वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका मानना था कि संपत्ति जो है वो सामाजिक होनी चाहिए, अर्थात सरकारी होनी चाहिए, जिसके कारण सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकें या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से उपयोग कर सकें अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो उदारवादी लोग निजी संपत्ति के भी विरोधी थे। उसके साथ ही वे चाहते थे कि सरकार जो हो वो कैसी हो, वोट डालकर सरकार का चुनाव किया जाए। लेकिन इसमें एक प्रमुख अंतर क्या था रेडिकल्स तथा उदारवादियों में, कि उदारवादी ये तो चाहते थे कि सरकार का जो गठन हो वो वोट डाल करो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो पूरा का पूरा जो यूरोप है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक विशेष देश जिसमें वो लोग रहते हैं, तो उस एक प्रकार से रशिया, तो रूस में कोई भी प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार बने, यानी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। वो चाहते थे कि केवल कुछ ही पुरुष, महिलाएं भी नहीं, केवल पुरुष, और पुरुष भी वो जिनके पास संपत्ति हो वो वोट डालें और सरकार का